हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, दो मूवीज रिलीज हो रही हैं, सिंघम 3 और भूल भुलैया 3। रिक्वेस्ट तो ये रहेगी कि किसी भी मूवी के बारे में नेगेटिविटी क्यों करनी है। आपको जोन सी भी मूवी पसंद है, जोन सा भी एक्टर पसंद है, उसको पहले देख लो, दूसरी मूवी उसके बाद देख लेना। दोनों ही फैमिली मूवी है, आपको दोनों में एंटरटेनमेंट आना चाहिए। बहुत से लोग जो है थोड़े से नेगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं। पिंग पोंग जो फैन क्लब्स वगैरह इधर उधर होते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गाली गलौज ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में तो मैंने बहुत ही हार्श तरीके की सेटिंग्स कर रखी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं ताकि ये बदतमीजी ना हो। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि भूल भुलैया 3 का बिजनेस एनालिसिस एंड सिंघम 3 का बिजनेस एनालिसिस, तो किस तरीके से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच किया गया है। ठीक है, पहले हम भूल भुलैया 3 को देख लेते हैं और उसके बाद फिर सिंघम 3 को देख लेते हैं। भूल भुलैया 3 जो है वो टी सीरीज ने लार्जली प्रोड्यूस करी है। उसका जो बजट है करीबन करीबन 150 करोड़ रुपए, 150 to 160 करोड़ रुपीज। इसका जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदा है 80 करोड़ रुपीज के आसपास। और वो भी इसीलिए क्योंकि लास्ट जो दो मूवीज हैं वो दोनों ही अच्छी गई थी इस फ्रेंचाइज के अंदर, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी। ठीक है, उसके बाद जो म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स है करीबन करीबन 50 करोड़ रुपीज के बिके, विच मीन्स के 80 करोड़ रुपीज और 50 करोड़ रुपीज, दैट मेक्स 130 करोड़ रुपीज। ओवरसीज का राइट 20 करोड़ रुपीज के आसपास बिके होंगे, 150 करोड़ रुपए। यानी कि जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए का मोटा मोटा वहीं से रिकवर हो गया। अब जो अनिल संदानी साहब की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो नेशनली इंडिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट डाली है इसके अंदर। जो उन्होंने थियोरेटिकल राइट्स यहाँ पर ले ले 60 तो उन्होंने मिनिमम डाला ही होगा, तो 60 प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी होगा इसके अंदर। विच मीन्स कि यहाँ पर 210 करोड़ रुपए जो हैं, ये 150 करोड़ रुपए लगा के प्रोड्यूसर साहब को तो मिल गई। उन्होंने एक चीज तो सिक्योर कर ली कि प्रॉफिट अपफ्रंट आ गए, उसके अलावा उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग भी कर ली। अब धंदानी साहब को लगभग लगभग थिएटर के अंदर 130 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करना होगा। तो बात बन 130 भी नहीं, एक्चुअली में अगर उन्होंने 60 करोड़ डाले हैं तो 110 से 115 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होगा इस मूवी के लिए, और जो कि बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। कंसिडरिंग लास्ट दोनों मूवीज, ये आराम से अचीव हो जाएगा। और जो मतलब बज है इस टाइम के अंदर, मेरे को लगता है दिवाली के टाइम में ये इजीली क्रॉस हो सकता है। ठीक है, अब इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी भी जो है वो एकदम सही है कि जिस दिन दिवाली है 31st को, उस दिन लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और फर्स्ट एकदम खाली है, तो आराम से आके मूवी देख लो। और कार्तिक आर्यन के जो यंगस्टर्स वाले फैन क्लब है वो आके भी इंजॉय कर सकता है। अनलाइक टाइगर 3 जो कि दिवाली वाले दिन रिलीज कर दी, फ्राइडे और सैटरडे खराब कर दिया, तो वो मोमेंटम ही खराब हो गया इस मूवी का। फिर भी इतना ज्यादा कर गई, नहीं तो वो 500 करोड़ रुपए आराम से क्रॉस कर लेती। सिंघम 3 के बारे में बात करते हैं। ये तीन जनों ने मिल के बनाई है। और इसीलिए एक इंसान बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। एक तो जियो स्टूडियोज के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि रिलायंस खुद इन्वॉल्व है, अजय देवगन ने पैसे डाले, रोहित शेट्टी ने पैसे डाले, और उधर टी सीरीज है। और टी सीरीज और इस टाइम और इधर का थोड़ा सा पिंग पोंग चल रहा है, थोड़ी सी ईर्ष्या लग रही है। उसके बारे में मैंने दोपहर को वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देख लो क्या ईर्ष्या का टॉपिक चल रहा है। मेरे को तो वो बेवकूफ़ी लगी, और वो इतना छोटा सा मैटर है, ऐसा लग रहा था कि जैसे दिव्या खोसला मैडम ने जो इंस्टाग्राम पे डाला था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ही है, मुझे लगा। कि जो बातें फ़ोन उठा के हो सकती हैं, स्वीटनेस से सॉल्व हो सकती हैं, उसमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका बजट मैसिव है, ये 250 करोड़ से बननी पिक्चर शुरू हुई थी, और सलमान खान के आते आते, एक्स्ट्रा डेज जाते आते, अगस्त में रिलीज होते होते, दिवाली तक जाते जाते बताया जा रहा है कि 350 करोड़ रुपए तक का बजट हो गया। ये ब्लोटेड नंबर है फॉर श्योर, इतने में नहीं बनी है ये। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम 350 करोड़ ही मान के चलेंगे। OTT के जो राइट्स हैं वो सबको पता है, अमेजोन ने करीबन करीबन 130 करोड़ रुपीज के अंदर खरीदे। म्यूजिक और सैटेलाइट 70 करोड़ में आया, तो 200 करोड़ रुपए का तो प्री रिलीज बिजनेस हो गया, जो कि काफी मैसिव तरीके से कवर हो जाता है। ये तब की डील है जब ये 250 करोड़ रुपए में पिक्चर बनी थी, और 200 करोड़ में तो इन्होंने काफी रिकवरी कर ली, तो काफी खुश थे ये लोग। फिर फार्स जो फिल्म है वो 25 करोड़ रुपीज डालता है, और इंटरनेशनल ओवरसीज जो राइट्स होते हैं वो खरीद लेता है इसके। तो 225 करोड़ रुपए इनके पास रिकवरी हो जाती है। अब इनके पास मुद्दा आता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके का पकड़े, इस पिक्चर को अपफ्रंट बेच रहे हैं क्योंकि ये पिक्चर महंगी होगी इवेंचुअली, तो कौन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर जो इसके अंदर अच्छे खासे पैसे डालेगा। एग्जाम्पल कि अगर 225 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो इनको 125 करोड़ रुपए की और रिकवरी भी करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है। लेट्स से जितना लगाया है उसका 50% कमाना है, तो अच्छा खासा 300 करोड़ रुपए का और इनके पास पैसा आ जाए। वो
ऐसा लग रहा था कि आएगा नहीं। और दूसरा, अगर ये मूवी बहुत ज़्यादा चल गई तो क्या है, 200-300 करोड़ रुपए में खुश हो जाएं, 3 बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर, या फिर कोई वेरिएबिलिटी रखें। तो इन्होंने थोड़ा-सा रिस्की और थोड़ा सेंसिबल काम किया है। इन्होंने पीवीआर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया, और इससे एक चीज़ ये हो जाती है कि पीवीआर अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एग्जीबिटर भी है तो उसके जो मार्जिन्स हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मार्जिन रखता है। अब संगठन से हुआ क्या है, संगठन से ये हुआ है कि पीवीआर जो डिस्ट्रीब्यूटर है और एग्जीबिटर भी है, उसने बोला कि जी मैं आपको 150 करोड़ रुपए दे देता हूँ, ठीक है, मिनिमम इतना ही दूंगा मैं आपको, और प्रॉफिट शेयरिंग की हम एक एमजी वगैरह मिनिमम गारंटी के साथ इतना कुछ कर लेते हैं। तो कुल मिला के अगर आप टोटल देखेंगे तो करीबन करीबन 350 करोड़ रुपए के आसपास ही वापस आ जाते हैं इनके पास, 25 करोड़ रुपए ऊपर नीचे करके 375 करोड़ रुपीज के आसपास इनके पास वापस आ जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो इनकी लागत थी वो सिक्योर हो जाती है। अब थिएटर के अंदर जितना ये पैसा कमाएगी उसके बियॉन्ड ये सारे लोग शेयर करेंगे, मतलब 150 करोड़ तो मिनिमम बेंचमार्क है, जहां पर तो पीवीआर और जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके तो पैसे ही निकलेंगे, क्योंकि 150 करोड़ रुपए तो पीवीआर ने लगा दिए। उसके बाद जो मिनिमम गारंटी शुरू होती है फिर स्लैब्स के बेसिस पे शुरू होती हैं कि भाई साहब इतना स्लैब क्रॉस होगा तो पहले तो मैं अपने जेब भरूंगा, पीवीआर साहब बोलेंगे। फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि जी इसको क्रॉस कर लिया तो हम ये करेंगे। लेकिन ये स्लैब फिर भी काफी रिलैक्स्ड होते हैं, कंसिडरिंग अगर उन्होंने 150 करोड़ रुपए अगर डाल दिए होते तो उनको सबसे पहले 300 करोड़ के आसपास का बिजनेस पहले अचीव करना होता। और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं 150 करोड़ क्रॉस करते, क्योंकि इंटेलिजेंट मूव ये है कि पीवीआर डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एग्जीबिटर भी है, ठीक है। हालांकि वो दोनों बिजनेस यूनिट को एसबीयू की तरह मानते हैं, अलग अलग यूनिट मानते हैं, और लेकिन फिर भी इनको पता होता है कि अगर हम ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा 50% वाला शेयरिंग नहीं होता है इनके बीच में। तो बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट मूव था। बड़ी पिक्चर को यूजली इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहिए। तो 150 करोड़ प्लस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एग्जीबिटर के लिए। बट प्रोड्यूसर साहब को अगर ढंग से पैसे इसके अंदर कमाने, तो मेरा समझ के हिसाब से इसको अच्छा खासा करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूमिंग इनकी प्रॉफिट शेयरिंग अज्यूमिंग 50-50 अगर इन्होंने कर रखी है तो और 150 करती है, यानी 300 ये टच कर जाती है तो 75-75 करोड़ आते हैं। अगर तीन महानुभाव ने, रोहित शेट्टी ने, अजय देवगन ने, जियो ने मिला के अगर 350 करोड़ रुपए डाले हैं और उनको 75 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि 25-25 करोड़ रुपए, तो उनका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए इसकी मैसिव प्रमोशन हो रही है। जो कोशिश ये करी जा रही है कि ओवरसीज के अंदर भी ये अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बजट की वजह से इसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। तो ये मूवी को अगर सबको जेन्युइनली सुपर हिट और इस सब के जोन के अंदर जाना है थिएटर के अंदर, तो मैं यही बोलूंगा कि एक तो इंटेलिजेंट तरीके की मूव हो गया, पैसे जेब में भरने इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो इसको आराम से 400 करोड़ क्रॉस करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि लॉसेस होंगे, 150 करोड़ के बाद एटलीस्ट जो लॉसेस हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंट तरीके से बिकी है। जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी उसके क्लॉजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर साहब को काफ़ी लॉसेस हुए थे और वो बर्डन प्रोड्यूसर तक भी आया था। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।